अगर सिंपल आसान भाषा में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। एक बात बता दें कि जो डेंसिटी यूनिट सेल की होती है वही डेंसिटी सब्सटेंस की भी होती है। ये वाली बात दिमाग में समझ में नहीं आई हुई कई लोगों के, थोड़ा इस पर विचार करोगे दिमाग में आ जाएगी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव नाम बोल के हम परेशान नहीं करेंगे, इतना जान लो कि जो डेंसिटी यूनिट सेल की होती है वही सब्सटेंस की होती है। धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, इस पर थोड़ा सोचना विचार करना आएगा। देखो यूनिट सेल ऐसे ही बनता है। एक जगह और देखना, तुम लोग मात खा जाओगे। अभी मैं पूछता हूँ, बहुत लोगों का देखना कॉन्सेप्ट हिला हुआ होगा, और जिसको ये कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ में आ जाए तो वो कमेंट्स करके बताना कि हाँ भैया समझ में आ गया। देखो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ए, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ही बोलते हैं एज बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, पर इनको मतलब नहीं है। देखो अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा इस क्यूब का मास कितना होगा, तो तुम पता क्या कहोगे, भैया मास का फॉर्मूला बता दो। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बहुत विद्वान लोग जो पता क्या कहेंगे भैया मास पता क्या होगा इस क्यूब का, वॉल्यूम ये क्यूब है और इसकी डेंसिटी। हम कहेंगे बेटा ये है गलत। अब तुम कहोगे भैया गलत कैसे है, गलत कैसे है? तो मैं कहूँगा बेटा अगर ऐसा खाली रखा हुआ है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इसका तो कुछ मास है ही नहीं है। मास तो तब आएगा जब इसके अंदर एटम आएंगे। क्या समझे? अभी हम सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंपल क्यूबिक। बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सिंपल क्यूबिक से समझ में आएगा, बाकी समझ में आएंगे। देखो इसका मतलब देखो कि जैसे अगर कोई सुंदर कन्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसके कान पे कितना वजन लटका हुआ है, अगर एक झुमका नहीं पहने हैं तो इसके कान पे कोई भी वजन नहीं है। जैसे ही झुमका पहनेगी ना तब जो झुमके का वजन होगा वही तो इसके कानों पे लटका हुआ वजन है। ऐसे ही है जो एक क्यूब बना है, क्यूब में हम ये नहीं निकालेंगे, आखिरकार एटम कितनों का है, आखिरकार कितने एटम हैं, उनका मास क्या है। समझ रहे कि नहीं? जैसे मान लो इस क्यूब के अंदर एक एटम है, तो पता कैसे निकालेंगे? मास इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल पता किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 एटम। मान लो यहाँ एक एटम, मान लो इस कॉर्नर पे कौन है? कार्बन है। तुम कहोगे मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ कार्बन। बहुत लोग देखना अब यहाँ गलती करेंगे। हम कहेंगे बता बेटा एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो कहोगे हमसे पूछ रहे क्वेश्चन, आराम से बात 12 ग्राम। हम कहेंगे गधा ये गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं आंसर ही गलत है। तुम कहोगे कैसे? हम कहेंगे बेटा जो 12 ग्राम पता किसका होता है? 12 ग्राम जब 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम एक साथ रख दो तब जाके उसका मास इतना होता है। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने कार्बन का एटम होता है 12 ग्राम। अगर हम पूछें कि एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो होता है 12/6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना होता है। और शायद इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ो होगे, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n0 से। तो इसका मतलब होता है मास ऑफ
वन एटम क्या होता है, वन एटम है, एन एटम होता है। एटॉमिक मास ये 12 ग्राम क्या है, ये 12 ग्राम है एटॉमिक मास। ये 12 ग्राम समझ में आया कहाँ से आता है, एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर। एटॉमिक मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं, तो एक एटम का इतना मास होता है। कन्फर्म। देखो एक मास का इतना होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए मास ऑफ यूनिट सेल, आखिरकार यूनिट सेल का कितना होता है, एक मास, एक एटम का इतना मास होता है। अब यहाँ लिख दो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। जैसे सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तुम कहोगे 1। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, n। हम क्या करेंगे, हम इनको हम कह देते हैं ये होते हैं 4। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2। अब समझ में आया। तो इसका मतलब होता है एम नॉट अपॉन इंटू एन। एन नॉट जो है अवोगाड्रो नंबर, एन है नंबर ऑफ एटम। समझ में आया। तो हमने देखा कि मास ऑफ यूनिट सेल हो गया है एम एन अपॉन एन नॉट। कहीं कहीं एन को जेड से भी लिखते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, जेड से लिख देते हैं। नहीं तो कहीं कहेंगे एग्ज़ाम में लिख के आओगे, आधी चीज़ याद रखती, आधी चीज़ भूल जाते हो। फॉर्मूला याद रखो तो सही तो लिख के आओगे, मास ऑफ यूनिट सेल। हाँ, मास का एक फॉर्मूला तो ये आ गया है। मास का दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं पूछूं कि बताओ बेटा, वॉल्यूम तुम एटम का लोगे या लोगे यूनिट सेल का। तो बहुत बच्चे गलती करेंगे, कहेंगे एटम का। एटम का नहीं बेटा, यूनिट सेल का लेना है, यूनिट सेल का लेना, क्योंकि बेसिकली जो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल की निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यूनिट सेल की निकाल रहे हैं। अगर तुम एटम लोगे ना तो जो वैकेंट स्पेस है ना वो मिस हो जाएगा, वो मिस नहीं होना है, क्योंकि वही तो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास हमने रखा कि हमने क्या रखा है, मास की वैल्यू एम जेड अपॉन एन नॉट। यूनिट्स का कितना होता है, ए क्यूब होता है। कन्फर्म। तो ये आ जाता तुम्हारे पास आंसर है एम जेड एन नॉट अपॉन ए क्यूब डेंसिटी। अब देखो यूनिट तो एक तो कन्फर्म है कि जो डी यूनिट होगी एम जेड एन नॉट ए क्यूब, वो ग्राम होती है, क्योंकि अवोगाड्रो में ग्राम लेते हैं। जो यूनिट तुम इसकी लोगे, एक ही अगर मान लो तुमने ले ली सेंटीमीटर, तो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अगर तुम एक ही लेते हो क्या, मीटर, तो इस यही क्या हो जाएगा, एम जेड एन नॉट ए क्यूब जेड मीटर क्यूब। जो जो तुम यूनिट लोगे उसमें चेंज होता जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर और ज़्यादा बनाएंगे तो और ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। उस सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट कवर करते हैं। यहाँ तक बताओ कि तुम्हें कैसा लगा देखते साथ और कितना समझ में आया है। उससे पहले मैं बता दूँ, तो आगे मतलब वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ बता दूँ कि जो एम है वो उसकी अगर यूनिट किलो जूल पर मोल है, क्या है, किलो जूल पर मोल है, और एक ही यूनिट है मीटर, तो जो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। इस बात को थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार यहाँ लेते हैं ग्राम पर मोल में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तुम कहोगे कहानी तो हमने पूरी सुन ली है, तुम कहोगे कहानी तो हमने सुन ली है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है एम जेड ए क्यूब एन नॉट। यहाँ है एम है एटॉमिक मास, जेड है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ए है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और एन नॉट है वो है अवोगाड्रो नंबर।
अब ब्रैकेट नंबर जो है 6.023 इंटू 10⁻23। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं बता चुका हूँ कि जो डेंसिटी यूनिट सेल की होती है वही डेंसिटी उस सब्सटेंस की भी होती है। आखिरकार हमने यूनिट सेल का वॉल्यूम क्यों लिया है, एटम का वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, वो तुम्हें धीमे धीमे बात समझ में आएगी। जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे और भी तुम्हें उस पर फिर समझ में आएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कर लेते हैं क्वेश्चन, तब जाके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, जैसे मान लो सिंपल उन्होंने कहा है कि सीसीपी लैटिस है, मतलब सीसीपी है, सीसी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू जो हम इन दे रखी है वो दी है 408.6 पिकोमीटर, इतनी है। उन्होंने कहा है डेंसिटी निकालो, डेंसिटी निकालो। अगर सीसीपी किसकी लैटिस है, हम उनने कह दिया है कि सिल्वर की, मतलब सिल्वर जो मेटल है उसकी सीसीपी लैटिस है, और कहा गया उसकी डेंसिटी निकालो। देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। जेड की वैल्यू सीसीपी में कितनी होती है, तुम सीसीपी लगाओगे तो सीसीपी मतलब एफसीसी भी होती है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कितनी होती है, 4 होती है, 4। एटॉमिक मास कितना होता है इसका, क्या होता है एटॉमिक मास, तो अगर नहीं दिया हो तो कभी दिया रहता, कभी नहीं दिया, तो इसका होता है 107.9 U। तो हमने रख दिया क्या, ये जो होता है दिया जाता है ग्राम पर मोल में, कन्फर्म 70.9 ग्राम पर मोल। ए क्यूब की जो वैल्यू है वो दी है 4086 पिकोमीटर। अब देखो पिकोमीटर की समझने तुम्हें समझना है कि इसका पिकोमीटर मतलब क्या होता है। देखो पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10, समझे। तो उन्होंने कहा इतना दे रखा है, कन्फर्म पिकोमीटर। और बाकी तुम जानते हो कि एंगस्ट्रॉम की एवोगाड्रो नंबर की होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो आएगा 105 पॉइंट नहीं, जो भी सॉल्व आए कर लेना, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ। और भी कई तरीके से पूछा जाता है। देखो एक तरीका इसका दूसरा और है, ये दूसरे इस तरीके से पूछते हैं। देखो घबराना नहीं, उन्होंने कहा एक लैटिस है, यूनिट सेल है एफसीसी, उसमें जो एज है ए की वैल्यू है वो है 200 पिकोमीटर, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, कन्फर्म। उनने कहा है कि डेंसिटी निकालो, डेंसिटी निकालो, और क्या क्या है डेंसिटी निकालना। उसने कहा है कि मतलब कोई मान लो मटेरियल है, मटेरियल मान लिया है वो एफसीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और इस मटेरियल का जो वजन दे रखा है उनने दे रखा है 200 ग्राम। और उन्होंने कहा गया है कि इसके अंदर हैं 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। डेंसिटी निकालना है। देखो सबसे पहले तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक। देखो आखिरकार यहाँ जो बात हो रही है वो यूनिट सेल की हो रही है। यूनिट सेल में कौन सा सेल, वो हो रहा है क्यूबिक का। तो सबसे पहले तुम्हें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का हो जाएगा ए क्यूब, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब, कन्फर्म है। अब देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। अब एफसीसी है, मतलब 4 एटम आ रहे हैं,
4 एटम आने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ 1 एटम, देखो 24 इंटू 10⁻23 एटम जो हैं उनका मास है 200 ग्राम। तो एक का कितना होगा 200 ग्राम, 24 इंटू 10⁻23। कन्फर्म। फॉर्मूले में जाने से पहले बेसिक समझो, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, बाकी चीज़ समझ में आ जाएंगे। इतना हो गया है, मतलब एक एटम का मास हो गया है इतना, वॉल्यूम है इतना। कन्फर्म। तो आखिर का जैसे मान लो क्यूब है, क्या है क्यूब है, इस क्यूब की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, देखो मास इक्वल टू क्या था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर तुम्हें इसकी डेंसिटी निकालनी है तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जो मास के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यूनिट सेल में, तुम कहोगे एटम। तो क्या हो जाएगा रो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ये अगर थोड़ा बात समझ में नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, समझ में आएगी। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास कितना है एक एटम का इतना है, यहाँ कितने एटम है 4 इंटू 4। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, तुम कहोगे कि ए हो जाएगा कितना, वॉल्यूम हो जाएगा इसको ही कैंसिल हो जाएगा तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 10⁻−12 सॉल्व करोगे आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उससे मतलब नहीं, क्या मेन जो काम है वो है कॉन्सेप्ट समझने का। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक मैं तुम्हें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन से का, आयनिक का। क्या है आयनिक का। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं KF या कर लेते हैं NaCl। देखो इसका जो इस तरीके से बनता है कि इसको हम मान लेते हैं क्या Cl, इस कलर को मानते हैं Cl और ज़्यादा हो गया है देखो Cl और Cl। इस वाले कलर को मानते हैं हम, क्या मानते हैं, देखो ए हैं एनाइंस, ए हैं कैटाइंस। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि KF NaCl का जो होता है वो होता है FCC फेस सेंटर्ड। तो एक तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगा। मतलब इसे बोल देते हैं हम Na+, ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, Na+ है। कन्फर्म। इसका मतलब है कि Na+ का तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो, ठीक स्क्वायर बनते हुए दिख रहा कि नहीं, दिख रहा कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हम मान लेते हैं A, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मानते A, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मानते हैं हम बड़ा वाला R, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2R छोटा वाला R, ये रहा R। देखो R जो है वो है एटॉमिक एनायनिक रेडियस,
जो एनाइंस है उसकी रेडियस को हम बोल रहे हैं आर। जो छोटा आर है वो है कैटाइनिक रेडियस, जो कैटाइन है उसकी रेडियस है। अब अगर तुम एक चीज़ देखोगे तो ए इक्वल टू कितना हो गया है, आर प्लस 2r प्लस आर, कन्फर्म। तो ए की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो दिखेगी 2r प्लस आर, कन्फर्म। तो अगर हम देखना चाहें कि इसके बीच की और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, r प्लस आर, और r प्लस आर को ही हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस, कैटाइंस के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ए क्या हो गया, ए है बॉन्ड लेंथ। तो तुम्हारे पास रिलेशन क्या बना है, ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, कन्फर्म। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम बताते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन कराते हैं, इसी की हेल्प से ना पता है अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू निकाल सकते तुम। उसने कहा एन नॉट की वैल्यू निकालो। कब निकालो, जब NaCl जो है उसकी जो डेंसिटी है वो है 2.165 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, तो डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस है वो है 281 पिकोमीटर। इनने कहा कि अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू निकालो, कन्फर्म। बेसिक बात वही याद रखना, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इतना बेसिक याद रखना कि रो इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड एम और ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब देखो अगर एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। अगर हम किसके ऊपर बात करने लगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाएं तो इसी एम को हम बोलने लगते हैं मोलर मास। क्या बोलने लगते हैं, मोलर मास। तो रो इक्वल टू क्या है, जेड नंबर ऑफ एटम मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। तो एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू रो। और मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका हूँ कि जो NaCl है मतलब आयनिक कंपाउंड जो है ये पता है किसको फॉलो करता है, FCC को, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को। इसमें जो जेड की मतलब नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 4। तो एन नॉट की वैल्यू आई है 4 इंटू मोलर मास कितना होता है किसका, NaCl का, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर भी निकालना बता देते। NaCl, Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास, तो Na का तुम्हारे पास कितना होता है, वो होता है 23। Cl का कितना होता है 35.5। तो ओवरऑल तुम्हारे पास मोलर मास कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। तो एन नॉट की वैल्यू आई है 4 इंटू 58.5 ग्राम पर मोल अपॉन ए क्यूब कितना है दे रखा है 281 इंटू पिकोमीटर 10⁻⁻12। डेंसिटी भी ना दे रखी है, कितनी डेंसिटी दे रखी है, तो अगर हम डेंसिटी देखने को जाएंगे तो डेंसिटी है 2.165। तो हम क्या लिख देंगे 2.165। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया आपने गलत लिख दिया, हमें दिख गया बेटा, हमने भी वही देखा है, घबराओ नहीं। ये जो हमने गलती से लिख दिया है क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो 2 इंटू बॉन्ड लेंथ है, ट्वाइस ऑफ बॉन्ड लेंथ है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बॉन्ड लेंथ कितनी है 281 पिकोमीटर। तो जो यहाँ आएगी तो 4 इंटू 58.5 पिकोमीटर हो जाएगी।
2 16 5 562 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब इंटू 2.165। तो एवोगैड्रो की नंबर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वैसे तो जनरली याद होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब आंसर रखते हो तो 6.023 इंटू 10⁻23 नहीं आता है, क्योंकि कभी कभार चेक करते हैं कि बच्चे ने रटा तो नहीं है, तो कभी कभार कुछ भी आ जाता है। इसको जब चेक करोगे तो इसका वैल्यू शायद 6 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻23 आएगा, लेकिन 0.23 नहीं आएगा, थोड़ा अलग आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है। इसका मतलब है कि रो इक्वल टू ZM A³ इंटू N0। क्या क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, मोलर मास है एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ या एटॉमिक रेडियस, और N0 मतलब एवोगैड्रो नंबर निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 में से अगर कोई 4 चीज़ दी हो तो तुम 5वीं चीज़ आराम से निकाल सकते हो। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज़ निकालनी तो 4 चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक बताओ कि आपको पढ़ने में कैसा लगा है? मज़ा आया है? दिमाग खुला? कमेंट्स में लिख के बताओ कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।